क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में यूरोपीय शक्ति का जो आगमन हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा क्वेश्चन था, कौन सी यूरोपियन शक्ति भारत में सबसे पहले आई, जो 1498 में आई और सबसे अंत में गई थी 1961 में गई थी। तो वो एकमात्र शक्ति अपनी पुर्तगाली थी, ठीक है। और उसे कौन से ऑपरेशन के तहत भगाया गया था, वो भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में बता रखा है। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा और वो कहाँ से, एक जमूरियन नाम के राजा से मिला था। कभी कभी पूछ लेता है कि जो वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम आया था तो किससे मिला था, जमूरियन नामक उपाधि वाले राजा से मिला था। और कब आया था, 1498 में आया था, ठीक है। और जो इसकी समाधि बना रखी है वास्को डी गामा की, वो कोच्चि केरल में बना रखी है। ये जो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत इसे गोवा और दमन दीव पुर्तगालियों को भगा दिया था। मतलब गोवा और दमन दीव, इनसे जो पुर्तगालियों को आज़ाद कराया था। कौन से ऑपरेशन के तहत कराया था, ऑपरेशन विजय के तहत कराया था। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आया नहीं आया, तो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने किसे हराकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था। तो इन्होंने हराया था, अपने न्यूजीलैंड को हराया था, ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ोगे कि इसने कब कब हराया था, तो आप देखोगे भारत ने अब तक 3 बार, एक तो 2002 में, 2013 में और 2025 में यह ट्रॉफी जीती थी, ठीक है। और 2013 में भारत ने इंग्लैंड को हराया था, जबकि 2002 में भारत ने श्रीलंका को हराया था। कभी कभी पूछ लेता है कि 2002 में किसको हराया था और 2013 में किसको हराया था, तो आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनिक प्रमुख के पदनाम को किस नाम से जाना जाता है। तो उसके जो पदनाम को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। और अगर इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आया तो लेटीट्यूड गवर्नर के नाम से जाना जाता है। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ोगे तो आप देखोगे भारत के राष्ट्रपति एक प्रतिनिधि के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन चलाते हैं। समझ में आया नहीं आया, जो केंद्र शासित प्रदेश अपने 8 जो यूटियाँ है उसमें वो जो प्रशासन चलाने के लिए जिस पद का जो भार ग्रहण करते हैं उसे उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखोगे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें उपराज्यपाल का पद होता है, जो उसके प्रशासन को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था वो दिल्ली सल्तनत के एकता प्रणाली से क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें मैं बताऊंगा एकता प्रणाली किसने स्टार्ट की और उसमें होता क्या है। तो आप देखोगे दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की औपचारिक शुरुआत किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अपने शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। अगर इसके इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट पढ़ोगे आप तो आप देखोगे इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पावर को इकट्ठा करके लोगों की मदद करने के लिए वो सेना का इंतजाम किया था। उसने चालीसा, जिसे तुर्कान चालगामी दल का गठन किया था। इस चालीसा में क्या होता है इसका भी मैं बताता हूँ। इसमें 40 लोगों का एक समूह का गुट होता है, ठीक है, जिसमें सेनाओं को एकत्रित किया जाता है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 40 गुटों का समूह इसके पास परमानेंट व्यवस्थित रहता था। ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था और बायोलॉजी में भी एकिनोडर्मेटा से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा, एकिनोडर्मेटा में जल संवेदी तंत्र जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है एक तो चलन और शिकार का पकड़ने का कार्य होता है, जो अपने मुंह को जो चलाने का और शिकार को जो पकड़ने का काम इसके द्वारा होता है। समझ में आया नहीं आया। अगर इसके इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे स्टारफिश इस संघ का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। अगर एग्जाम्पल आया तो उसमें स्टारफिश आ सकता है, ठीक है। यह तंत्र श्वसन और भोजन परिवहन में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने आधुनिक भारत में यंग इंडिया पत्रिका जो न्यूज़पेपर है ना, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका जिसे यंग इंडिया के नाम से जाना जाता है कि संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक अपने महात्मा गांधी जी है, ठीक है। अब इन्होंने इस संघ को क्यों बनाया था इसका कारण भी पूछ लेता है कभी भी। तो आप देखोगे गांधी जी ने इसका उपयोग अहिंसा और स्वतंत्रता के विचारों को फैलाने के लिए किया था। जैसे जो भी गांधी जी करते थे लोगों की भलाई करते थे और बिना किसी से लड़े लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य करते थे। वो उन सभी कार्यों को लोगों को यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से बताने का कार्य करते थे, ताकि ये बताने के चाहते थे ये लोगों को बिना लड़े बिना हिंसा के भी हम आसानी से जीत प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका मकसद था। कभी कभी पूछ लेता है। अगर आप देखोगे लाला लाजपत राय ने 1916 में भारतीय
अमेरिका यंग इंडिया नाम से एक पत्रिका की स्थापना की थी। यह एक महत्वपूर्ण मानी जाती है पत्रिका, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये किस लिए की थी? अमेरिका की स्थापना की टाइम की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बारदोली सत्याग्रह से 1928 से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये जो सत्याग्रह ये इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें जो सरदार वल्लभ भाई थे उन्हें एक उपाधि मिली थी और वह वहाँ की महिलाओं ने दी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो क्वेश्चन था 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। मैंने बताया था ना अभी आपको। यह आंदोलन किसानों पर चढ़ाए गए लगान के 22% के विरुद्ध किया गया था, ठीक है। जो किसानों पर वो जो अंग्रेज थे उन्होंने 22% कर लगा दिया था, तो उसको कम कराने के लिए 1928 में बारदोली सत्याग्रह किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था अपने भारतीय रेलवे से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था करंट का था, मतलब कुछ जो अपने वो जो किलोमीटर की जो एरिया है ना उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था भारतीय रेलवे ई बुक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की कुल मार्ग लंबाई कितनी है? तो उसकी जो कुल मार्ग लंबाई है वो अपने 6700 मतलब मैं बता दूँ 67,956 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर आप इम्पोर्टेंट देखोगे तो आप देखोगे हमारी जो रेलवे की नेटवर्क कौन से मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है ना उसमें कौन से नंबर पे आती है? तो आप देखोगे भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। चौथे स्थान पर अपना इंडिया का आता है। भारत ने पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर जिसे मुंबई से ठाणे कितने 21 किलोमीटर की लमसम चलाई थी और ये अपने डलहौजी के टाइम चलाई थी शायद, ठीक है। ये भी कभी पूछ लेता है कि उस टाइम का जो गवर्नर जनरल कुछ भी था वो कौन था उस टाइम, ठीक है। वर्तमान में रेलवे का लक्ष्य 2030 तक क्या करना है? इसे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जित करना है। इसका मतलब मैं बताता हूँ, जो वो अभी आपने देखा कुछ जगह जो इंजन वाली ट्रेनें चलती है, ठीक है, तो जब वो उसमें कोयला या फिर कुछ भी ईंधन डाला जाता है तो वो जो काला काला कोयला ऊपर निकालता है ना उससे कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो उसको कम करके और लाइट की ट्रेनों को सर्वाधिक विकास करने के लिए इस मिशन का शुरुआत की गई थी, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है इंपॉर्टेंट फैक्ट में, अगर आप सुन रहे हो इस वीडियो को तो आपके लिए बेनिफिशियल मिल सकती है क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे भी बताने का प्रयास कर रहे हैं जो हमने लिखे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने किससे क्वेश्चन पूछा? बीमा क्षेत्र में एफडीआई से क्वेश्चन पूछा गया था। और कभी कभी क्या करता है वो एफडीआई की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो एफडीआई की जो फुल फॉर्म वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र जिसे इंश्योरेंस सेक्टर के नाम से जाना जाता है में एफडीआई की जो सीमा है उसे 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो उसे 74% से बढ़ाकर अपने 100% कर दी गई है, ठीक है। अब एफडीआई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसको निरंतर करने के लिए किसी न किसी कमेटी तो बना रखी होगी, उस कमेटी को क्या कहते हैं? ई डाई के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होता है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसकी सीमा भी देख लो। एफडीआई सीमा बढ़ने से देश में विदेशी पूंजी और आधुनिक तकनीकी की आने की संभावना बढ़ती है। इसमें क्या होता है कि जो अपना ग्रोथ की जो संख्या है वो बढ़ने का प्रयास करती है। क्यों? जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देते हैं तो बाहर की जो अमेरिका, भूटान मतलब बड़ी बड़ी जो कंट्रियों की जो सीमा है तो वो हमारे यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में इन्वेस्ट कर पाएगी, तो हमारी क्या होगी? इससे हमारी इकोनॉमी में परिवर्तन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो प्राचीन दक्षिण भारतीय साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन था 326 ईसा पूर्व बीसी के आसपास दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो वो अपने तमिल भाषा में लिखा गया था जिसे संगम साहित्य नाम से भी जाना जाता है कभी कभी। अन्य अगर महत्वपूर्ण फैक्ट अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे संगम काल इसे तमिल साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कभी कभी कहा जाता है कि संगम काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्वर्ण काल से भी जाना जाता है। मुख्य महाकाव्य कौन कौन से थे उस टाइम ये भी पूछ लेता है। तो आप देखोगे शिल्प पादिक्राम हो गया जिसे इलागो अडिगल द्वारा लिखा गया था और एक मणिमेकाले भी है, ठीक है। तमिल को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा जिसे क्लासिकल लैंग्वेज 2004 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। कभी कभी पूछ लेता है जो तमिल है उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किस सन में मिला था? तो अपने 2004 में मिला था, ठीक है। ये जो मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको इसी में याद हो जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था न्यायपालिका और एआई से
क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा, जनवरी 2026 में कौन सा उच्च न्यायालय भारी भरकम केस रिकॉर्ड के विश्लेषण के लिए एआई प्रणाली सुप्रीम कोर्ट्स का उपयोग करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। जो अपनी एआई टूल है उसका उपयोग करने वाला फर्स्ट न्यायालय कौन सा बन गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट में। तो इसका आंसर था मद्रास उच्च न्यायालय था। ठीक है, कभी कभी रिट जो जारी होती है वो 226 के अनुसार उच्च न्यायालय से जारी होती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और जो अब उच्च न्यायालय का नाम आ गया तो मैं एक बता देता हूँ, हाई कोर्ट अपने पास टोटल 25 है, जिसमें सिक्किम और गोवा में अभी तक कोई भी हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुवाद के लिए सुवास नामक एआई टूल विकसित किया है। जो अपने वो कन्वर्ट नहीं कहता है कि जैसे कोई बोल रहा है कि इस लैंग्वेज में कुछ बोलता है तो उसे कन्वर्ट करने के लिए सुवास नामक एआई टूल विकसित किया गया है। न्यायालयों में एआई का उपयोग केवल सहायता के लिए ही नहीं, अंतिम कानून में निर्णय और न्यायाधीश के लिए भी किया जाता है। जब न्यायाधीश जो होता है उसको निर्णय लेने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस एआई टूल का भी उपयोग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने संविधान संशोधन में 86वें संविधान संशोधन क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन था वो फैक्ट में था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें पूछा था कौन सा नहीं है। तो इसमें जो मैं बताता हूँ, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा प्रावधान नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, इससे क्वेश्चन था। तो 86 से कौन सा जोड़ा गया था मैं बता देता हूँ। जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 साल के जो बच्चों के लिए अधिकार है उसको इसके माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, जो इसमें जो वो अगला क्वेश्चन था वो था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। ठीक है, जिसे इसे ना वो क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर लीगल अधिकार की सूची में आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कहाँ पर डाला था। ठीक है, अगर अनुच्छेद 21 में ए में क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 25 से 45 है उसमें देख रखा है बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए डीपीएस में बता रखा होता है। डीपीएस की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 51 के में भी लिख रखा है, क्या लिख रखा है, माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कभी कभी पूछ लेता है, ये 3 ऑप्शन दे रखे थे लमसम और ये अलग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया था। कभी कभी पूछ लेता है ये तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर गोदीवाड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो वो अपने लोकतल गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, अगर इसके इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट हम देखेंगे तो आप देखोगे लोथल, इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये अपने भोगा नदी के स्थित है। हड़प्पा, इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, और जो धोलावीरा है ये संचय वाटर मैनेजमेंट के नाम से फेमस है। और धोलावीरा ये भी अपने गुजरात का है। ठीक है, धोलावीरा कच्छ गुजरात से स्पीड है। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, क्योंकि इसमें हम 100% एनालिसिस लाने का प्रयास करते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते हैं जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल बन सकते हैं। क्योंकि हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज भी हमने इस चैनल पर चला रखी है, जिसमें क्या जो रिपीटेड क्वेश्चन रेलवे के होते हैं उसको हम इस वीडियो में डालने का प्रयास करते हैं, ताकि जो भी आने वाले एग्जाम है आपको उससे 2 या 3% आसानी से मिल सके। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। ठीक है, बाय।